एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि जॉर्ज लेमैत्रे किससे संबंधित है? विद्युत धारा से, सौर मंडल से, बिग बैंग थ्योरी से या डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल से? तो याद रखिएगा, जॉर्ज लेमैत्रे किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी से। अब बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? तो याद रखिएगा, जो बिग बैंग थ्योरी है वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। और जॉर्ज लेमैत्रे किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? आपको बताना है कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो याद रखिएगा, हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं। तो याद रखिएगा, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। कभी कभी इसका सिंबल भी दे दिया रहता है, तो एच और एच से मिलकर तारे बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि सप्तऋषि नाम है एक तारामंडल का, तारा का, उपग्रह का या आकाशगंगा का? तो याद रखिएगा, सप्तऋषि किसका नाम है? तो सप्तऋषि तारामंडल का नाम है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। सप्तऋषि किसका नाम है? तो सप्तऋषि तारामंडल का नाम है, जिसमें 7 चमकदार तारे शामिल होते हैं। इसमें क्या होते हैं? तो इसमें 7 चमकदार तारे शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल ग्रह को किसके रूप में जाना जाता है? सुबह के तारा, शाम का तारा, लाल तारा या नीला ग्रह? तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। और सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, मतलब कहने का है कि जो सारे ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन कौन है जो क्लॉकवाइज चलता है? तो याद रखिएगा, जो शुक्र और वरुण है, जो शुक्र और वरुण है वो क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्र। यदि शुक्र न होकर वरुण रहता तो वो उसका राइट आंसर होता, क्योंकि शुक्र और वरुण क्लॉकवाइज चलते हैं और बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शुक्र। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनिए जो भिन्न है। आपको बताना है कि इसमें से कौन भिन्न है। शुक्र, मंगल, शनि और सूर्य। तो जो शुक्र है, जो मंगल और शनि है, ये ग्रह है, जबकि सूर्य एक तारा है। यानी इन चारों में सूर्य भिन्न है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर है। कौन भिन्न है? तो सूर्य। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं? तो याद रखिएगा, जो बृहस्पति ग्रह है उसका रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन गैसें होती है? तो शनि के वायुमंडल में अधिकतर कौन है? तो ये है हाइड्रोजन। अगर बात करें कि हाइड्रोजन कितना है, तो याद रखिएगा 96.3% है हाइड्रोजन। इसके अलावा 3.25% हीलियम है और अन्य में मीथेन और अमोनिया आदि शामिल है। यानी मुख्य रूप से हाइड्रोजन है 96.3%। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह
मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है। आपको बताना है कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन है। तो याद रखिएगा, मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है यूरेनस। ऑप्शन बी यूरेनस, जिसको अरुण भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अरुण यूरेनस एक ही है और यह मानव द्वारा खोजा गया पहला ग्रह था। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने की थी, यूरेनस की खोज। और ये मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है, उसमें सफेद है? तो हमने अभी पढ़ा था बृहस्पति। निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? बृहस्पति, प्लूटो, शनि ग्रह या बुध? तो बृहस्पति, शनि और बुध को तो माना जाता है, लेकिन प्लूटो को नहीं माना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह कौन है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। और अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है, तो ये भी याद रखिएगा कि यह पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है। चिरॉन है, गैनीमेड है, लूना है या ट्राइटन है? तो याद रखिएगा, प्लूटो के चांद का नाम चिरॉन है। अगला प्रश्न है कि प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो चिरॉन है। अगला प्रश्न है कि हैलो धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो 76 वर्षों में। 76 वर्षों में ये एक बार दिखाई देता है। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सौर प्रज्वाल। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो कौन सी जिम्मेदार है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात को क्या कहते हैं? तो विषुव कहते हैं। विषुव क्या होता है? जब दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि शब्द विषुव संदर्भित करता है। तो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं तो उसे विषुव कहा जाता है। और ये कब कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। एक विषुव एक वर्ष में कितनी बार होता है? 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो भूमध्य रेखा की लाइन पर कौन पड़ता है? तो पोंटियानक। पोंटियानक जो है वो भूमध्य रेखा के लाइन पर पड़ता है। इसे भूमध्य रेखीय शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछे कि भूमध्य रेखीय शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखीय शहर पोंटियानक को कहा जाता है। मिल्की वे क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि मिल्की वे क्या है। तो याद रखिएगा, मिल्की वे क्या है? तो मिल्की वे आकाशगंगा है, यानी जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? तो मिल्की वे के सबसे करीब है एड्रोमेडा गैलेक्सी। एड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे के पड़ोसी आकाशगंगा। आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो याद रखिएगा, आकाशगंगा का आकार है सर्पिल, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, वायुमंडल के अध्ययन को मीट्रियोलॉजी कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मीट्रियोलॉजी, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है। तो याद रखिएगा, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन है, यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हबल का नियम किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, आपको बताना है कि हबल का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, हबल का नियम किससे संबंधित है? तो हबल का जो नियम है वो खगोलिकी से संबंधित है।
चलिए लास्ट प्रश्न है आपके लिए कि ब्लू मून क्या है। तो याद रखिएगा ब्लू मून क्या होता है। तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहा जाता है। यानी जिनका भी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।